हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स जो है वो आजकल हम कर रहे हैं। इसके अभी तक हम 6 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट यानी पार्ट 7 कर रहे हैं। आज इस पार्ट में हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। कल बेटे हमने जो था पोस्ट एंटीक्विटी टाइम के बारे में यानी पूर्ववर्ती काल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें आज हम इसमें देखने जा रहे हैं कि इस टाइम में जो रोमन एम्पायर था उसमें जो हाई फाई और मिडिल फैमिलीज़ थी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि परवर्ती काल में रोम साम्राज्य के जो हाई और मिडिल क्लास फैमिली थे ना वो बहुत ज़्यादा रिच थे। इसका कारण ये था कि उन्हें जो सैलरी मिलती थी वो गोल्ड के कॉइन्स के रूप में मिलती थी। कल हमने पढ़ा था कि चांदी का यूज़ होना बंद हो गया था क्योंकि स्पेन से चांदी नहीं आ रही थी, तो इस टाइम जो था गोल्ड के कॉइन्स का रिवाज चल पड़ा था। तो इनको जो सैलरी मिलती थी वो गोल्ड कॉइन्स में मिलती थी, तो नेचुरली वो अमीर तो होंगे ही। तो उन्होंने अपनी इनकम का बहुत बड़ा भाग जो था वो ज़मीन आदि खरीदने में लगा दिया, यानी प्रॉपर्टी वगैरह में उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया। तो जिसके कारण जब प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ तो वो फ्यूचर में प्रॉफिट तो देती ही है, तो उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। इसके अतिरिक्त कहते हैं राज्य में करप्शन बहुत ज़्यादा था। जो उच्च अधिकारी थे और जो गवर्नर थे वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते थे लोगों से, तो जिसके कारण उन्होंने खूब पैसा जुटा लिया था। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस भ्रष्टाचार को, इस करप्शन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे लॉज भी बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भ्रष्टाचार जो था वो ना रुक सका। तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो आप बताओगे द हायर एंड मिडिल क्लासेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द लेट रोमन एम्पायर वर कंपैरेटिवली वेरी रिच, कि वो बहुत रिच थे। दे ड्रू मोस्ट ऑफ देयर सैलरी इन गोल्ड, उन्हें गोल्ड के रूप में सैलरी मिलती थी। दे इन्वेस्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर सैलरी बाइंग अप लैंड, ज़मीन खरीदने में उन्होंने अपनी सैलरी लगाई। Except this, there was a great deal of corruption spread in the empire, especially in the judicial system and in the administration of military supplies. ठीक है, कि न्याय जो प्रणाली थी और जो मिलिट्री सप्लायर से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन फैला हुआ था। हायर ऑफिशल्स एंड गवर्नर्स extorted a lot of money, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा लूट लिया। The government tried again and again to curb the corruption. It made several laws to put an end to it but could not be curbed, कि गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए बहुत सारे लॉज भी बनाए लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि नगर क्या थे और यहाँ की फीचर्स क्या थे। बेटे रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने मैजिस्ट्रेट थे, अपनी कौंसल्स थी, अपने एक निश्चित राज्य क्षेत्र था और इसके अधिकार क्षेत्र में कई गांव आते थे। परंतु किसी भी नगर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा नगर नहीं आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने शहर करनाल को ही देख लें तो करनाल एक केंद्र है, इसके अपने मजिस्ट्रेट हैं, हमारी अपनी नगर परिषद है, हमारा एक एरिया है और इसके अंदर बहुत सारे गांव भी आते हैं, परंतु दूसरा नगर नहीं आता। अब अगर हम सोचें कि इसमें पानीपत आ जाए, दूसरा नगर आ जाए, तो वो नहीं आएगा, उसका अपना अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, फिर आप बताओगे कि किसी नगर को या गांव को नगर का दर्जा देना राजा की इच्छा पर डिपेंड करता था। अगर राजा की इच्छा है कि किसी नगर को वो गांव का दर्जा दे दे तो वो गांव का दर्जा दे देगा, और अगर वो चाहता है गांव को नगर का दर्जा दे दिया जाए तो वो दे सकता है। तो ये राजा के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, व्हाट वाज ए सिटी इन द रोमन सेंस, इसकी सम करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। इन द रोमन सेंस ए सिटी वाज एन अर्बन सेंटर विच हैड इट्स ओन मैजिस्ट्रेट, ऑन काउंसिल एंड ए डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, दिस टेरिटरी कंटेन मैनी विलेजेस अंडर इट्स jurisdiction, so one city could not be a part of another city.
Decision about the status of a city on village was dependent upon the royalty. Villages could be given the status of cities and vice versa. ठीक है, विलेजेस को भी सिटीज़ का स्टेटस दिया जा सकता था और नगरों को गांव का दिया जा सकता था। ये सब राजा पर डिपेंड करता था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर में जो था करेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, यानी कि ये जो नगर थे इनके फीचर्स क्या थे। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड इन द सिटीज़, शहरों में खाने की कोई कमी नहीं थी। सिटीज़ हैड बेटर फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग फैमिन्स दैन द कंट्री साइड। अकाल के दिनों में जब अकाल पड़ते थे तो गांव सिटीज़ की जो स्थिति थी वो गांव की अपेक्षा ज़्यादा बेटर थी। ठीक है, अर्बन पीपल इंजॉयड ए हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। जो शहर के लोग थे उनका अपने आप को वो एंटरटेन करने के उनके पास बहुत से तरीके थे। हमें एक कैलेंडर से पता चलता है कि 176 डेज साल के ऐसे थे जब कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था। ठीक है, फेस्टिवल्स फंक्शन ये सब होते रहते थे। ठीक है, मनोरंजन कार्यक्रम होते रहते थे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि रोमन जो एम्पायर था और जो इकनॉमी थी इसको मॉडर्न दिखाने के क्या मतलब उसके फीचर्स थे। तो हम बताएंगे सोसाइटी कैसे थी। देश में सोने की मुद्राएं थी, ये समझ में आ गया कि रोमन सोसाइटी में सोने के सिक्के चलते थे। और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी उनकी एनुअल इनकम जो थी वो 1000 से 1500 पाउंड थी। सम्राट अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। नागरिकों की रक्षा के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए थे और समाज में एकल परिवार का चलन था, यानी सिंगल फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली का चलन था। इसके बाद इसकी जो इकनॉमी कैसी थी कि साम्राज्य में बंदरगाहें थी, माइंस थी, ईंटों के भट्टे थे, जिसके कारण देश का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत था। रोम में व्यापार काफ़ी डेवलप था। गैलीली एक शहर था जहाँ पर गहन खेती होती थी। गहन खेती समझते हो, जहाँ पर ज़मीन कम हो, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो और जहाँ पर अच्छे मतलब टूल्स फर्टिलाइज़र यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप बताओगे कि उत्पादकता का स्तर, प्रोडक्टिविटी का लेवल काफ़ी हाई था और जल शक्ति से जो थी वो मिलें चलती थी। ठीक है, हाइडल पावर उस टाइम काफ़ी डेवलप थी जिससे कारखाने चला करते थे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कमर्शियल और बैंकिंग सिस्टम जो था बहुत अच्छा था और जो पैसा था वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होता था। ठीक है, तो इंग्लिश में देखते हैं सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू अपर मिडिल एंड लोअर क्लासेस। 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, हायर, मिडल, मध्य और लोअर। देयर वाज वाइड स्प्रेड प्रिविलेंसेस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली का रिवाज था। वुमेन रिटेन फुल राइट्स इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी, लेडीज़ की अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता था। देयर वॉज वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डाइटीज़, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि सम बेसिक फीचर्स ऑफ द रोमन इकनॉमी। रोमन ट्रेड वाज प्रॉस्परस, काफ़ी प्रोग्रेस में था। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर्स, माइन, ब्रिकयार्ड्स थे। गैली वाज डेंसली कल्टिवेटेड। ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज वेरी हाई। ठीक है, और देयर वाज एन ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड बैंकिंग सिस्टम एंड मनी वाज यूज्ड वाइडली। इसके बाद अब हम लास्ट देखते हैं कि रोम की सभ्यता का डाउनफॉल क्यों हो गया। तो हम बताएंगे कि रोम की सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद था। जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को अपने अधीन करने की कोशिश करता है उसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं। तो इस टाइम इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी। तो इस कारण रोम एम्पायर के ऊपर काफ़ी अटैक्स हो रहे थे, जैसे जर्मन वेस्टर्न की तरफ से अटैक कर रहे थे, ईस्ट की तरफ से अरेबियन लोग जो थे, अरब लोग अटैक कर रहे थे। तो इस कारण ये वीक होता गया। नगरों में जन समुदाय लोग जो थे बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे।
ठीक है, तो जिसके कारण वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, काम नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक संघर्ष और भ्रष्टाचार के कारण भी रोमन एम्पायर का पतन हो रहा था। ईसाई धर्म फैल रहा था, जिससे रोम के सम्राटों की शक्ति कम हो गई थी। गाथ, फ्रैंक, ब्रेंडल आदि जर्मन कबीलों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य की शक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ रोमन सिविलाइजेशन वाज इम्पीरियलिज्म. Democracy in Rome maintained no more because of wars and imperialism. ठीक है, तो द रोमन सिविलाइजेशन डिक्लाइन टू पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन. ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि पावर ऑफ रोमन एम्पायर आल्सो रिड्यूस्ड विद द इन्वेजन ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स, गॉथ, वेंडल्स एंड लोमांडीज. इनके कारण जो था इसका डाउनफॉल होता चला गया और रोमन एम्पायर पतन की तरफ चला गया. ठीक है, इसके साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया. होप आपको समझ में आ गया होगा. अब आप इसे अच्छे से कर लेना. थैंक यू बेटा. गॉड ब्लेस.